नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपने समय को ख़राब नहीं करना चाहते, इस समय में जब आप कोचिंग्स वगैरह नहीं जा सकते हैं, उस समय में अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं और अपना रीट में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो जुड़िए मेरे साथ मेरे चैनल पे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको इस लॉकडाउन के मौके पर और 2 अगस्त 2020 तक सोशल साइंस का रीट का पूरा सिलेबस अपने चैनल पे करवाऊंगी। तो अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो जुड़िए मेरे साथ, ठीक है। चलो तो दोस्तों हम अध्ययन करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में सोशल साइंस का पूरा सिलेबस स्टडी किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और पिछले सिलेबस में जैसे हमने देखा था कि सोशल साइंस में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग दे रखा है, ज्योग्राफी अलग दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग दे रखा है, रास्ता अलग दे रखा है। तो यहाँ पे मैं शुरुआत कर रही हूँ आपके साथ पॉलिटी से। तो पॉलिटी में हम सबसे पहले संविधान का निर्माण और संविधान का लोकतंत्र, यूनिट 4 दे रखी है, भारतीय संविधान और लोकतंत्र, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। बस इतने से टॉपिक दिए कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसमें हम सबसे पहले भारत का संविधान पढ़ेंगे। तो भारत का संविधान मैं आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं पढ़ाऊंगी कि भारत का संविधान क्या था और इसकी क्या विशेषताएं थी। पहले हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ। अब आप सोचोगे कि ये हमारे क्या काम आएगा, तो ये हमारे काम आएगा इंडियन हिस्ट्री में। जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो इसके साथ ही चलती आएगी, क्योंकि भारत के संविधान का विकास ही 2 चरणों में हुआ था। तो मॉडर्न हिस्ट्री उसमें आएगी और यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री के उन बातों का अध्ययन करेंगे जो संविधान के निर्माण में सहायक थी। तो दोस्तों आइए अध्ययन करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास का वर्तमान स्वरूप का इतिहास ब्रिटिश शासन काल के दौरान देखा जा सकता है। जो वर्तमान स्वरूप का इतिहास है वो ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही देखा जा सकता था, क्योंकि 1600 ईस्वी के प्रारंभ में, दोस्तों 1600 ईस्वी के प्रारंभ में भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कामकाज के साथ ही कंपनी के प्रतिनिधि सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में भारत के साथ होने वाले व्यापार का अनुज्ञा पत्र प्राप्त हुआ। कौन आया था दोस्तों? सर टॉमस रो आया था। और किसके सामने पेश हुआ था? जहांगीर के सामने पेश हुआ था। तो आए थे जिसको भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई थी, वह कौन था? अमेरिका का नागरिक, ब्रिटेन का नागरिक सर टॉमस रो था। और अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी, ठीक है। तो भारत के साथ व्यापार करने का अनुज्ञा पत्र इसे प्राप्त हुआ था कौन सी ईस्वी में दोस्तों? 1600 ईस्वी में से ये अनुज्ञा पत्र प्राप्त हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं 1600 ईस्वी के बाद क्या हुआ। अब देखो ब्रिटेन की कंपनी यहाँ आ गई और व्यापार करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में धीरे धीरे 1600 से लेकर लगभग 1700 तक तो इन्होंने व्यापार ही किया था, है ना। ये अपने व्यापार में ध्यान दे रहे थे। अब धीरे धीरे इसे इन्हें भारत की राजनीति समझ में आने लगी, राजाओं में जो फूट थी वो समझ में आने लगी। तो अब इनका क्या हुआ कि व्यापार करने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा शासन में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत थी। तो उन्होंने धीरे धीरे भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और भारत के साथ व्यापार करने का अनुज्ञा पत्र इन्हें 1600 में प्राप्त हो गया था। फिर 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध माना जाता है। देखो दोस्तों 1757 का तो प्लासी का युद्ध जो सिराजुद्दौला का था और 1764 का हुआ था जो बक्सर का युद्ध। ये दोनों भारतीय इतिहास में निर्णायक माने जाते हैं। तथा इनसे क्या हुआ था कि इस युद्ध के साथ ही भारत में ब्रिटिश सत्ता अथवा कंपनी के शासन की स्थापित हो गई थी। अब इन युद्धों ने क्या किया था उस समय दोस्तों? भारत का मेन केंद्र था और बंगाल में अधिकार करना मतलब लगभग पूरे भारत में अधिकार करना, क्योंकि भारत में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल ही था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? 1757 और 1764 के युद्धों के द्वारा बंगाल में लगभग अपना अधिकार कर लिया था। तो अब क्या हुआ? निर्णायक युद्ध हुए, मतलब इन्होंने भारत का पूरा इतिहास ही बदल दिया इन युद्धों ने, क्योंकि इस युद्ध के साथ ही भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें जम गई थी। तथा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाली राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास समानांतर घटनाक्रम के रूप में देखा जा सकता है। अब दोस्तों कि भारत में जो ब्रिटिश शासन, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आपको संविधान पढ़ा रही हूँ लेकिन हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात क्यों कर रहे हैं? तो बात ये है कि भारत में ब्रिटिश शासन
का विकास, मतलब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास दोनों समानांतर क्रम में देखे जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ ही हमारे संविधान का धीरे धीरे विकास होता जा रहा था, है ना। और इसको हम अध्ययन की सुविधा से 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं 2 भाग? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान और एक क्राउन ब्रिटिश संसद के दौरान। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन दोस्तों 1773 से ब्रिटेन के एक्ट आना प्रारंभ हुए थे, मतलब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया था। किसने? ब्रिटिश संसद ने। तो 1773 से लेकर 1857 तक का जो शासन माना क्या जाता है, जो शासन था वो तो था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1857 की क्रांति जब हो गई, उसके बाद में संसद को लगा कि अब इसमें सुधार की ज़रूरत है, ब्रिटेन की संसद को लगा इसमें सुधार की ज़रूरत है। तो फिर क्या हुआ था, फिर वहाँ से कंपनी को शासन करने का अधिकार छीन लिया गया था। और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन मतलब प्रतीक होता है वहाँ की महारानी का, है ना, या फिर क्राउन का अर्थ होता है वहाँ पे, क्राउन का तो नाम मात्र का शासन होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना नाम मात्र के अध्यक्ष, वैसे ही वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? क्राउन, मतलब ब्रिटेन की महारानी होती है। और शासन कौन करता है? ब्रिटिश संसद करती है। तो ब्रिटिश संसद का शासन चला था 1858 से जब तक भारत आज़ाद हुआ 1947 तक। तो इसी दरमियान बहुत सारे एक्ट्स आए थे जिनमें हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रहा था और हमारे संविधान का विकास भी हो रहा था। तो जो एक्ट भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मेन है, उनका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। तो ये दोस्तों अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आएगा रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार आया था। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, देखो लॉर्ड नॉर्थ के समय में यह एक्ट पारित हुआ था। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। याद रखना दोस्तों, ये भारत में आने वाला पहला एक्ट है और इसे रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया है। जब ये एक्ट भारत में आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इसे बनाया गया था। यह पहला कानून था जिसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों का संचालन को निर्देशित और नियंत्रित करना था। देखो दोस्तों, यह पहला कानून था जिसके द्वारा इंग्लैंड की संसद ने पहली बार कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया था, जिसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों और संचालन को नियंत्रित और निर्देशित करना था। इसके द्वारा केंद्रीयकरण की शुरुआत करते हुए मुंबई व मद्रास कलकत्ता के अधीन कर दिया गया तथा कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया। अब देखो दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाने की ज़रूरत क्या हुई? यहाँ पे अच्छा खासा तो शासन चल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी? इसकी ज़रूरत ये थी दोस्तों कि जो भी इंडिया में ब्रिटिश अधिकारी आ रहा था वो यहाँ पे एक अधिकारी बन के आता था, लेकिन यहाँ से जाता था तो वह बहुत अमीर होके जाता था। अमीर होके अब धीरे धीरे 1 अधिकारी 2 अधिकारी ये आए, उसके बाद में लोग देखने लगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है इंडिया को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया कहते थे उस टाइम पे इंडिया को। तो सोने की चिड़िया कहते थे। तो यहाँ पे जिस भी अंग्रेज की पोस्टिंग ब्रिटेन से इंडिया होती थी वो यहाँ से बहुत अमीर होके जाता था। और ब्रिटेन की संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी बजट पेश होता था, जो भी लास्ट में लाभ आने दिखाया जाता था, उसमें क्या करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हानि में चल रही है, हमेशा घाटा ही दिखाया जाता था वहाँ पर। तो अब उनको, मतलब ब्रिटेन में जो सांसद थे उनको लगने लगा कि यहाँ पर तो जो जा रहा है इंडिया में वो इतना पैसे वाला होके आ रहा है और वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ इंडिया में हो रही है। तो इसलिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रेगुलेट करने की ज़रूरत है, मतलब इसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इसीलिए दोस्तों ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। किस लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित करने के लिए, मतलब इस पर नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। ये चाह जैसे रही थी वैसे ही भारत में अपना शासन चला रही थी। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया? देखो, यह ब्रिटेन के क्राउन द्वारा भारत स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया पहला कानून था। सबसे पहला कानून आया था जिसने ब्रिटेन की संसद ने भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उसके लिए बनाया था, जिसका उद्देश्य क्या था? कंपनी के कार्य का संचालन करना और उसे निर्देशित और नियंत्रित करना। इस एक्ट के द्वारा दोस्तों केंद्रीकरण शासन की शुरुआत हुई थी। कौन से शासन की शुरुआत हुई थी? केंद्रीकरण शासन की शुरुआत करते हुए किया क्या गया था? मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को क्या किया गया था? मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को
कलकत्ता के अधीन कर दिया गया था और गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था। देखो दोस्तों, इससे पहले गवर्नर जनरल की कोई पोस्ट नहीं होती थी, सिर्फ गवर्नर होता था। क्या होता था? गवर्नर होता था, है ना। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत क्या किया गया कि मुंबई और मद्रास दोनों जो प्रेसिडेंसी थी उनको क्या कर दिया गया? कलकत्ता के अधीन कर दिया गया, क्योंकि उस समय बंगाल ही सबसे इम्पोर्टेंट था। कलकत्ता के अधीन करके क्या किया गया? अब इसको कलकत्ता के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पहली बार है जब गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई गई है, तो इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं? केंद्रीकरण हो रहा है ना, 2-3 मतलब राज्यों को मिला के एक ही राज्य के अधीन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? केंद्रीकरण। तो ये केंद्रीकरण कर रहे हैं। और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये दोस्तों याद रखना कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसके कार्यों में सहयोग करने के लिए 4 सदस्यों वाली एक समिति भी बनाई गई। तो एक तो गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया और उसके कार्यों में हेल्प करने के लिए क्या किया गया? 4 सदस्यों वाली एक समिति का निर्माण कर दिया गया। अब आगे चलते हैं। इस एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। देखो दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया गया 1773 के एक्ट के द्वारा। स्थापित कब हुआ? 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। और इसका मुख्य न्यायाधीश, इसमें एक तो होता था मुख्य न्यायाधीश और 3 होते थे अन्य न्यायाधीश। ठीक है, और एलिजा इम्पे इसका प्रथम न्यायाधीश बनाया गया। कौन बनाया गया? एलिजा इम्पे। ये बनी नहीं है, बने हैं, क्योंकि ये महिला नहीं थी, आदमी था। एलिजा इम्पे प्रथम न्यायाधीश इसका बनाया गया। ठीक है, तो जो सेपरिषद गवर्नर जनरल थी, मतलब एक गवर्नर और 4 उसमें सदस्य होते थे, और न्यायाधीश था जो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। सभी अंग्रेज पदाधिकारी थे जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जाती थी। मतलब इनकी नियुक्ति वहीं ब्रिटेन से होती थी, इंडिया में इनकी नियुक्ति नहीं करते थे। ये इंडिया में सिर्फ काम करने के लिए आते थे और उन्हें अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश क्राउन के प्रति ही उत्तरदायी माना गया था। तो देखो दोस्तों, 1773 के एक्ट में क्या क्या हुआ, देखो मैं आपको वैसे याद करवाती हूँ। एक तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था जो भारत में शासन को केंद्रीकृत करने के लिए लाया गया था। शासन को केंद्रीकृत करने की शुरुआत की गई थी। दूसरा, इसमें कलकत्ता और मद्रास को बंगाल के अधीन करके यहाँ के बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इसके सहायता करने के लिए एक परिषद थी जिसमें 4 सदस्य होते थे। पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, है ना, और उसका मुख्य न्यायाधीश कौन बना? एलिजा इम्पे। तो ये सब मेन बातें। उसके बाद में आता है 1783 का दंडाज अधिनियम। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो संविधान की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे अध्ययन नहीं करेंगे। हम अध्ययन करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। ठीक है, 1773 के एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उनका सुधार करने के लिए आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो क्या कह रहे हैं? रेगुलेटिंग एक्ट कमियों को पूरा करने के लिए यह एक्ट पारित किया था, जिसके द्वारा BOC और BOD का निर्माण किया गया। क्या किया गया? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट गया था, इसके लिए 2 संस्थाओं की स्थापना की गई, एक तो BOC और एक BOD। अब आप सोच रहे होंगे ये BOC क्या है, ये BOD क्या है? BOC तो होता है नियंत्रक मंडल और BOD होता है शासक मंडल। आप इनकी याद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल। ठीक है, इंग्लिश याद करना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल। तो बोर्ड ऑफ मंडल का क्या काम था? ब्रिटिश संसद के इसमें सदस्य होते थे और शासन संबंधी कार्य देखते थे। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता था? ये निदेशक मंडल होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ और सेवानिवृत्त अधिकारी इसमें आते थे और ये व्यापार संबंधी कार्य देखते थे। आप याद कैसे करोगे दोस्तों उनको कि BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर कहाँ होते हैं? हम अब अक्सर सुनते हैं, मूवीज़ में भी देखते हैं, पढ़ते भी हैं इसकी, इस कंपनी का डायरेक्टर जनरल इससे बनाया गया, कंपनी का डायरेक्टर इससे बनाया गया। तो डायरेक्टर होंगे वो कंपनी के ही कार्य देखेंगे ना। तो व्यापार संबंधी कार्य तो कौन देख रहा है? डायरेक्टर देख रहा है। और कंट्रोल किस पे करते हैं? शासन पे करते हैं। तो कंट्रोल का कार्य कौन देख रहा है? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का नाम आते ही
आपको सिर्फ इतनी सी बात याद आनी चाहिए कि 1784 के एक्ट के द्वारा बीओसी और बीओडी दो संस्थाओं की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, बीओडी के पदाधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व से भारित कर दिया गया, जो कि 1919 तक जारी रहा और भारत पर कंपनी के शासन के साथ ही ब्रिटिश संसद का नियंत्रण पहले की तुलना में और अधिक मजबूत हो गया। दोस्तों 1793 का अधिनियम, बस इतना ही याद रखना है कि जो बीओसी का वेतन पहले जो संसद से दिया जाता था, ब्रिटिश संसद से दिया जाता था, अब उन्हें क्या कर दिया गया, भारत के राजस्व से दिया जाने लगा, जो कि 1919 का अधिनियम आया था, जो मोंटेगी चम्सफोर्ड सुधार आए थे, वहाँ तक जारी रहा था बीओडी, क्योंकि बीओडी को 1919 में समाप्त कर दिया गया था। और क्या किया गया कि भारत पे कंपनी का शासन के साथ ही ब्रिटिश संसद का नियंत्रण पहले की तुलना में और अधिक मजबूत हो गया। कंपनी पर नियंत्रण ब्रिटिश संसद और अधिक मजबूत की जा रही थी, क्योंकि कंपनी में ये सुधार करना चाह रही थी और कंपनी में सुधार कुछ हो नहीं रहा था, तो इसलिए इसके और नियंत्रण को और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया। तो हमने 3 एक्ट पढ़ लिए दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट। अब एक एक्ट और पढ़ते हैं हम आज, ये है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें भी कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई थी, इसलिए हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ था इसमें, देखो, इस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने की कोशिश की गई। तो व्यापारिक एकाधिकार होता क्या है दोस्तों, कि व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है कि केवल भारत पर व्यापार करने का अधिकार ब्रिटेन की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही है, बाकी किसी कंपनी को नहीं है। तो भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आ सकती है, वो होता है व्यापारिक एकाधिकार। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया, 1873 के एक्ट के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है ना। लेकिन इसके साथ ही चाय की पत्ती और चीन के साथ व्यापार करने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ववत एकाधिकार बना रहा। 2 चीज़ों पर एकाधिकार को छोड़कर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिया गया। किस पे, एक तो चाय की पत्ती पे और एक चीन देश के साथ, कि चीन के साथ सिर्फ इंग्लैंड ही व्यापार करेगा और दूसरी भारत में जो चाय की पत्ती होती है उसका व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और चीन के साथ व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। इन 2 चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार खत्म कर, मतलब एकाधिकार खत्म कर दिया गया। व्यापार नहीं, मतलब और भी कंपनियाँ और चीज़ों का व्यापार कर सकती हैं। वस्तुतः 1813 का एक्ट भारत में स्वतंत्र व्यापार के युग का प्रारंभ था। मतलब अब स्वतंत्र व्यापार के युग का प्रारंभ हो गया। पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो हम यहाँ पे मान लो चाय बेच रहे हैं ना, खरीदने वाली कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है, जैसे हमारी लागत मान लो 10 रुपये किलो है ना, और ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि मैं आपको 11 रुपये किलो ही दूंगी। तो अब क्या होता था, हमें वो देनी ही होती थी, क्योंकि हमारे पास और कोई खरीदार ही नहीं है, क्योंकि आ ही ईस्ट इंडिया कंपनी सकती थी इंडिया में और व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। अब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे और कंपनियाँ आएंगी, जैसे इंग्लैंड में एक ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी ना थी, बहुत सारी कंपनियां थी ना, और देशों में भी बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन इंग्लैंड में और जितनी कंपनियां थी वो भी भारत में आएंगी। तो वो क्या करेंगे कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हमें 11 रुपये किलो दे रही है और हम उसको नहीं देना चाह रहे हैं, तो दूसरी कंपनी कोई आएगी, वो हमें 12 के भाव में ले सकती है, हमारा 13 के भाव में ले सकती है। तो इससे क्या हो गया, हमारा स्वतंत्र व्यापार का युग प्रारंभ हो गया 1813 के एक्ट के द्वारा। भारत में पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए वार्षिक रूप से खर्च करने का प्रावधान किया गया तथा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई। 2 और चीज़ें मेन की गई, एक तो शिक्षा के लिए पहली बार व्यापार, मतलब शिक्षा के लिए पहली बार यहाँ क्या किया गया, शिक्षा के लिए पहली बार यहाँ पे खर्च करने की छूट दी गई। इसमें क्या हो गया कि इसमें हुआ कि भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए वार्षिक रूप से शिक्षा के लिए खर्च होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या किया गया, दूसरा ये किया गया कि ईसाई मिशनरी जो हैं वो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, उनको भारत में प्रचार करने की छूट दे दी गई। मतलब अब ईसाई कंपनियाँ भारत में आ सकती थी और भारत में प्रचार कर सकती थी। तो 3 चीज़ें इसकी मेन है। गवर्नर जनरल की शक्ति में और अधिक वृद्धि की गई और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन के व्यापार करने हेतु 20 वर्ष की और अनुज्ञा प्राप्त हुई। तो देखो दोस्तों, ये जो एक्ट आते थे, जो मेन एक्ट होते थे, वो 20 साल पर ही आते थे। जैसे कि 1773 का आया, इसके 20 वर्ष बाद में जो आता है
उसके 20 वर्ष बाद में जो आता वो ही मेन होते थे, और बीच में ज़रूरत होती थी तो छोटे मोटे एक्ट और आ जाते थे। तो 1873 का जो एक्ट आया है, 1873 के एक्ट को 20 वर्ष की अनुज्ञा प्राप्त हुई कि 20 वर्ष तो ऐसे ही शासन चलेगा, अगले 20 वर्ष बाद में देखेंगे, तो इसको 20 वर्ष की अनुज्ञा प्राप्त हो गई। इसके बाद में आएगा 1833 का एक्ट। तो इस एक्ट के द्वारा क्या क्या हुआ, ये एक्ट मेन है दोस्तों, इसलिए मैं आपको ढंग से पढ़ा रही हूँ कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कम किया गया, केवल चीन के साथ और केवल चाय के व्यापार का एकाधिकार छोड़कर बाकी सारे एकाधिकार इसके समाप्त कर दिए गए। दूसरे, शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए वार्षिक खर्चे का प्रावधान किया गया। और तीसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई। ठीक है, अब है 1833 का एक्ट। 1833 का एक्ट पढ़ते हैं दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा भारत में भारत की कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भारत पर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चीन और के साथ व्यापार पे छूट दी गई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके 2 के साथ व्यापार पर एकाधिकार रखा गया था, अब उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया। मतलब अब किसी भी चीज़ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार नहीं होगा। अब ब्रिटेन से कोई भी कंपनी आ सकती है और कैसा भी व्यापार कर सकती है, तो ये छूट दे दी गई। अब अन्य ब्रिटिश कंपनियां चाय की पत्ती को व्यापार और चीन के साथ व्यापार भी कर सकती थी। मतलब कोई भी ब्रिटिश कंपनी कर सकती थी अब चाय और चीन के साथ व्यापार। भारत की केंद्रीय विधायिका की शुरुआत का प्रथम प्रयास करते हुए बंगाल के गवर्नर जनरल को केंद्रीय गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। देखो दोस्तों, 1773 के एक्ट से तो क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया, है ना, उन 3 प्रेसिडेंसियों को मिला दिया। अब क्या कर रहे हैं, इसमें केंद्रीकरण विधायिका को और अधिक बढ़ावा दे रहे हैं, और अब क्या कर रहे हैं, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया, है ना। और किसको बनाया गया, संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। देखो दोस्तों कि सबसे पहले क्या होता है, किसी भी देश में कोई भी शासन करने आता है तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि पहले एक बार सब चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाए तो आसानी हो जाएगी शासन करने में। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, हमारी बहुत सारी रियासतें सब अलग अलग थी, भारत विभिन्न खंडों में बटा हुआ था। जैसे हम राजस्थान को भी देखते हैं कि राजस्थान में भी अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, वैसे ही भारत भी था। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने हम लोहा पुरुष भी कहते हैं, उन्होंने भारत का एकीकरण करने का काम किया था ना। तो उन्होंने क्या सोचा था, इवन सबने हमने यही सोचा था कि एक बार सारी रियासतों को एक जगह कर लिया जाए तो शासन करने में सुविधा होगी। ऐसे इंग्लैंड वालों ने पहले सोचा था, ब्रिटेन ने पहले सोचा था, तो उन्होंने क्या किया, 1773 में तो 3 राज्यों को एक जगह कर लिया। अब जो 1833 था उसमें गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब पहले 3 राज्यों का एक हेड होता था, अब सारे भारत का एक हेड होगा जिसे गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता को राजधानी घोषित करते हुए बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की कार्यकारी शक्ति में कमी लाई गई। 1833 के एक्ट की एक बात मेन और है कि कलकत्ता को राजधानी घोषित कर दिया गया। ठीक है, और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों की शक्तियों में और अधिक कमी कर दी गई। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले धारा 87 में मूल अधिकारों का जिक्र भी मिलता है। तो एक्ट के धारा 87 में सबसे पहले मूल अधिकारों का जिक्र भी इस एक्ट में मिलता है। जो राजधानी कलकत्ता को 1833 के एक्ट में बनाई गई थी, 1911 तक कलकत्ता ही भारत की राजधानी बना रहा। और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत में संपत्ति रखने का अधिकार भी दिया गया। तो दोस्तों पहले सिर्फ ये नागरिक यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते थे, यहाँ पे कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। अब 1833 के एक्ट में इनको संपत्ति खरीदने की छूट भी दे दी गई। इस एक्ट को भी पुनः इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार पुनः भारत के साथ व्यापार करने के लिए आगामी 20 वर्षों का अनुज्ञा पत्र प्राप्त हो गया। मतलब 1833 में एक्ट आया था और आगामी 20 वर्षों मतलब 1853 तक यही एक्ट कार्य करेगा और 20 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती रहेगी। तो दोस्तों हमने 1773 से लेकर 1833 तक के सारे एक्ट यहाँ पे पढ़ लिए हैं और इनमें पढ़ा है कि संविधान का विकास में क्या क्या ये सहयोग कर रहे हैं। कहीं मूल अधिकार आ रहे हैं तो कहीं केंद्रीकरण व्यवस्था का हमें केंद्रीकरण व्यवस्था की कहीं से शुरुआत हो रही है,
तो इससे हमें पता चल रहा है कि संविधान का विकास दोस्तों इन्हीं मतलब हमने संविधान कहीं एक जगह से नहीं लिया कि उठाया और ले लिया। सारा जो भारत का आज तक विकास हुआ है उससे हमने कुछ ना कुछ सीखा है और उन्हीं के सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हमने अपने संविधान में समावेश करी हैं। तो यही दोस्तों संविधान के विकास के कुछ चरण मतलब कुछ एक्ट और हैं यहाँ पे, जैसे 1909 का, अभी 3 एक्ट और आएंगे। 1909 का मार्लियामेंटो, 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड और 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस पर संविधान के विकास की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर हम संविधान सभा का अध्ययन पढ़ेंगे और संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही हमारे चैनल को बढ़ावा देगा और आपके सपोर्ट से ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।